लूणी की सहायक, लूणी के क्या पढ़ रहे, उपनाम पढ़ रहे थे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लूणी नदी कौन से अफवाह तंत्र का भाग है? लूणी नदी, जो लूणी नदी है वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और इसमें हमने पढ़ लिया था कि लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो दो नदियों के मिलने से होता है। वो कौन सी दो नदियां हैं? एक है सागरमती और एक है सरस्वती। दोनों नदियां मिलती कहाँ हैं? गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। और उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है? लूनी नदी इसका नाम पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपनाम। उपनाम, उपनाम में एक तो उपनाम आता है आदि खारी। आदि खारी, आधी मीठी नदी। एक इस नदी का नाम मिलता है अंतः सलीला। एक इसका नाम मिलता है मरुद वर्धा। मरुद वर्धा। एक इसका क्या नाम मिलता है? एक इस नदी का नाम मिलता है मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा, ये इसके प्रमुख उपनाम है। मारवाड़ की गंगा। अंतः सलीला कहा था कालिदास ने। कौन से दास ने कहा था? कालिदास ने। और जो मरुदवर्धा जो नाम मिलता है इस नदी का, वो मिलता है हमें वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है? तो मरुदवर्धा। वैदिक साहित्य में। अब हम आगे बात करें इस नदी के बारे में कि अगर प्रश्न सीधा आए ना कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमारा उत्तर होगा नाग पहाड़। उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? उद्गम स्थल माना जाता है नाग पहाड़। अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में जो पुरानी किताबें आती है ना, उनमें ये लिखा हुआ मिलता है सीधा कि लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तो हम उस बात को मान करके चलेंगे कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। एक ये बात इसमें ध्यान में रखें। फिर एक बात ये भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे कि जब इस नदी का उद्गम होता है तो उद्गम स्थल पर इस नदी का नाम है सागरमती। उद्गम स्थल पर नाम, तो उद्गम स्थल पर नाम क्या है? सागरमती। उद्गम स्थल पर नाम क्या नाम है? सागरमती। फिर हम लिखेंगे गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ में सागरमती व सरस्वती नदियों के मिलने के पश्चात, मिलने के पश्चात या आपस में मिलने के पश्चात इसका नाम लूणी पड़ता है। लूणी पड़ता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि गोविंदगढ़ के अंदर जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है उसके बाद में ये नदी किस नाम से जानी जाती है? तो लूणी के नाम से जानी जाती है। एक ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। फिर हमें ध्यान रखना है कि ये नदी कितने जिलों से होकर के बहती है। तो हम लिखेंगे बहाव के जिले। बहाव के जिले, कितने जिले हैं बहाव के? 7 जिले।
कितने जिले हैं? 7 जिलों से होकर के बहती है। सबसे पहले तो इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो उद्गम होता है अजमेर में। तो एक लिखेंगे अजमेर। अजमेर के बाद में ये बहती है नागौर में। कौन से जिले में बहती है? नागौर में। नागौर के बाद में हम कहें तो ये जो नदी है ये जाती है ब्यावर में। कौन से जिले में? ब्यावर में। तो एक लिखेंगे ब्यावर। ब्यावर के बाद में 4 नंबर पे हम लिखेंगे जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण से होते हुए ये नदी जाती है बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा के बाद में ये नदी जाती है बाड़मेर। बालोतरा। बालोतरा के बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में ये नदी कहाँ जाती है? तो सांचौर में जाती है। सांचौर। कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। पहले की अगर बात करें तो पहले हम इस नदी के बहाव में एक जिला पढ़ते थे पाली। अब वो पाली नहीं पढ़ेंगे। पाली का कुछ क्षेत्र कौन से जिले में मिला दिया? ब्यावर में मिला दिया। अब ब्यावर में मिला दिया तो इसका मतलब हो गया कि जिस क्षेत्र से लूणी नदी पाली जिले से बहती थी ना, वो क्षेत्र अब कौन से जिले में पड़ता है? ब्यावर जिले में पड़ता है। इसलिए पाली नहीं है। अब कौन सा जिला पड़ना है यहाँ पे? ब्यावर जिला पड़ना है। तो कौन कौन से जिले हो गए? एक अजमेर हो गया, दूसरा नागौर, तीसरा ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर जिलों से ये नदी बहती है। विलुप्त कहाँ होती है ये नदी? विलुप्त तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर, या हम एक प्रकार से अगर अरब सागर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कच्छ का रण है वो भी किसका भाग है? अरब सागर का ही भाग है। तो अरब सागर लिखा है तो भी सही है। अगर अरब सागर और कच्छ का रण दोनों ऑप्शन में, तो हम पहले कच्छ का रण करेंगे। अगर कच्छ का रण ऑप्शन में नहीं है ना, फिर हम अरब सागर कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कुल लंबाई। कुल लंबाई। कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर। कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 495 किलोमीटर। फिर हम लिखेंगे कि राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 330 किलोमीटर लंबाई इस नदी की राजस्थान में है। तो 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। फिर इस नदी के बारे में जो बात हमें ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र है। जब मैंने आपको शुरुआत के अंदर नदियों के बारे में दिखाया था कि जल की उपयोगिता की दृष्टि से प्रमुख 4 नदियां ये है, लंबाई की दृष्टि से 4 ये बड़ी नदियां हैं, जल ग्रहण की दृष्टि से 4 ये बड़ी नदियां हैं, तो क्या उसमें लूणी नदी का नाम था? क्या था ना? और कहां पे था? जल ग्रहण की दृष्टि से कौन से नंबर पे था? पहले नंबर पे था। तो एक बात क्या लिख सकते हैं इसमें? एक बात ये लिख सकते हैं कि जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूणी है। एक ये बात इसमें हम ध्यान में रख लेंगे। सांचौर का जो क्षेत्र है, सांचौर का, अब सांचौर बोल देते हैं, पहले जालोर बोल देते थे। सांचौर जालोर के अंदर जो लूणी नदी का जो क्षेत्र है, एक प्रकार से उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रेल, या उसे बोलते हैं नाड़ा। रेल या नाड़ा। तो एक बात लिखेंगे, सांचौर में लूनी नदी के, सांचौर में लूनी नदी के
बाढ़ वाले क्षेत्र को, बाढ़ वाले क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं, रेल या नाड़ा कहते हैं। कई बार शब्दावली के अंदर पूछ लिया जाता है कि रेल व नाड़ा क्या है, तो क्या है, सांसौर के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है जहां लूणी नदी के द्वारा बाढ़ आने की संभावना रहती है या लूणी नदी बहती है, उस क्षेत्र को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहां तक कर दे। अब हमें आगे बात करें कि अगर प्रश्न, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि नाग पहाड़ में अधिक वर्षा होने पर या पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर राजस्थान की जो लूणी नदी है उससे कौन से क्षेत्र में बाढ़ आती है, कौन से क्षेत्र में बाढ़ आती है, बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ आती है। तो एक बात हम नोट करेंगे कि नाग पहाड़ या पुष्कर की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ या हम कह सकते हैं कि पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर, अधिक वर्षा होने पर बालोतरा, बालोतरा में बाढ़ आती है, बालोतरा में बाढ़ आती है। ऐसा ही प्रश्न कई बार ये आता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर राजस्थान में कहां पर बाढ़ आती है, तो उत्तर होता है हनुमानगढ़, कि हनुमानगढ़ में बाढ़ आती है। और घग्गर नदी से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला ही कौन सा है, हनुमानगढ़ है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। फिर अपने बात करें कि बालोतरा है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, रंगाई छपाई जो उद्योग है उसका विकास ज्यादा हुआ है, और उस उद्योग का जो विकास हुआ है वो विकास इस लूणी नदी के किनारे हुआ है। अब रंगाई छपाई उद्योग के अंदर रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है, और रासायनिक रंगों के उपयोग के बाद में जो पानी होता है उस पानी को लूणी नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है, जिस कारण लूणी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि लूणी नदी के प्रदूषित होने का प्रमुख कारण क्या है, तो बाड़मेर बालोतरा में लगे हुए रंगाई छपाई उद्योग। तो ये बात हमें नोट करनी है। हम लिख देते हैं कि बाड़मेर व बालोतरा, बाड़मेर व बालोतरा में लगे रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग के रासायनिक जल प्रवाह के कारण, जल प्रवाह के कारण लूणी नदी, लूणी नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है, सर्वाधिक प्रदूषित होती है। यहाँ पर बालोतरा बाड़मेर के अंदर रंगाई छपाई की दो पद्धतियां हैं, एक तो है मलीर प्रिंट और एक कौन सा प्रिंट है, अजरक प्रिंट। ये दो बाड़मेर बालोतरा के प्रसिद्ध प्रिंट हैं। कई बार प्रश्न आता है कि लूणी नदी की जो बेसिन है या लूणी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है, तो लूणी बेसिन का विस्तार राजस्थान के 13 जिलों में। बेसिन क्या होती है, बेसिन का मतलब है कि जैसे ये नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां इस प्रकार से इसमें आके मिल रही है, तो ये सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा, बेसिन, नदी का बेसिन कहलाएगा। अगर बहती कितने जिलों में, तो 7 जिलों में। बेसिन का विस्तार कितने जिलों में, 13 जिलों में। 13 नाम याद नहीं करने, सिर्फ याद रखने की कितने जिलों में विस्तार है, 13 जिलों में। तो लिखेंगे लूणी बेसिन का विस्तार, लूणी बेसिन का विस्तार राजस्थान के 13 जिलों में है। लूणी बेसिन का विस्तार राजस्थान के 13 जिलों में है।
एक ये बात हम ध्यान में रख लें। ये नीचे वाला नोट कर लिया होगा। अब लिखते हैं लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियों में अगर हम मैप देखें तो हम एक नदी देखते हैं जोजड़ी। कल बनाई थी जोजड़ी नदी। जोजड़ी की बात करें तो जोजड़ी जो नदी है वो किस किनारे की सहायक नदी है? दाएं किनारे की है या बाएं किनारे की है? और दाएं किनारे से कितनी नदियां मिलती है? एक ही मिलती है। तो हम एक तो लिखते हैं कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम हमने मैप में लिख दिया था, पोटलू गांव में नागौर से इस नदी का उद्गम होता है। विशेषता में क्या बात लिखनी है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। एक विशेषता तो ये लिखनी है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी, सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, दाएं किनारे से मिलती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें जोजड़ी नदी में ये ध्यान रखनी है कि लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, सिर्फ एक को छोड़कर, इसको छोड़कर, जोजड़ी को छोड़कर। ये नागौर साइड से निकल रही है। जैसे देखें कि ये मान लो कि ये लूणी नदी है, ऐसे बह रही है, तो बाकी सारी नदियां तो किस ओर से आ रही है? इस ओर से आ रही है। और सिर्फ एक नदी किधर से आ रही है? नागौर साइड से आ रही है। हम कहें तो इस प्रकार से, तो जोजड़ी लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। ये विशेषता है इसकी एक और जो हमें याद रख। फिर हमने बाएं किनारे की बात की थी। बाएं किनारे की जब हमने बात की थी तब सबसे पहले कौन सी नदी पड़ी थी? लीलड़ी। और लीलड़ी से दो विशेषताएं बनती है। एक विशेषता तो लीलड़ी से यह बनती है कि लूणी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, और दूसरी कि बाएं किनारे से सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो ये दो बातें उससे हम लिख सकते हैं लीलड़ी से। तो लिखिए लीलड़ी। उद्गम लिखा था इसका, कौन सा गांव है ब्यावर में? जवाजा गांव से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैप में लिख लिया बस, ठीक है, पता चल रहा है कि इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। विशेषता नोट कर लेते हैं इसकी। एक विशेषता तो नोट करते हैं कि लूणी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, लूणी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन से किनारे पर मिलती है? बाएं किनारे पर मिलती है। तो बाएं किनारे पर मिलने वाली भी पहली सहायक नदी हो गई, और ऑल ओवर लूणी नदी में मिलने वाली भी कौन सी हो गई? सबसे पहली सहायक नदी हो गई। दो बातें हो गई इसके अंदर।
फिर हमें अगली नदी की बात करते हैं, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी पर दो बांध पड़े थे हमने। कौन कौन से बांध पड़े थे? सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी पर दो बांध। एक तो कौन सा बांध था? एक पड़ा था बांकली बांध, और एक कौन सा पड़ा था? सरदार समंद बांध। सरदार समंद, सरदार समंद बांध, हाँ जी। उसकी विशेषता नहीं लिखनी, कोई विशेषता है नहीं उसकी, तो फिर क्या लिखे? उसका उद्गम लिखा हुआ है, उद्गम तो लिख लिया ना हमने, तो फिर और कोई बात ही नहीं है लिखने की, क्या लिखे? और कोई विशेष बात तो है नहीं उसकी लिखने की, जो थी वो हमने उसमें लिख ली। सूकड़ी की एक सहायक नदी है, नाम है मघाई नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है मघाई नदी। इस नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे है? इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं हो तब ये कर सकते हैं, नहीं तो यही करना है। आगे लिखिए, इसके बाद अगली नदी की हम बात करें, जवाई नदी। जवाई नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जवाई नदी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जवाई नदी उद्गम कहां से होता है लिख लिया था, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है तो दोबारा लिख लेते हैं। इसका उद्गम कौन सा गांव है? गोरिया गांव। कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। एक बात तो ये इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसका विलय लूणी नदी में कहाँ होता है? तो हेमागुडा सांसोर के अंदर आकर के ये लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। तो लिखेंगे विलय। कौन सा स्थान है? हेमागुडा। कौन से जिले में पड़ता है? सांसोर जिले में पड़ता है। जवाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। बहाव के जिले कौन कौन से हैं? तो पाली है, जालोर है, सांचौर है। ये एक बाड़मेर के अंदर से भी होकर के ये थोड़ी सी बहती है, कहते हैं। बहाव के जिले, पाली, जालोर, बाड़मेर, सांचौर। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जवाई नदी है। और इसकी सहायक कौन कौन सी है? तो एक तो इसकी सहायक है खारी, जो हमने बनाई भी है, और एक इसकी सहायक है सूकड़ी। एक इसकी सहायक कौन सी है? सूकड़ी। सूकड़ी का ध्यान रखना है, सूकड़ी फर्स्ट, सूकड़ी सेकंड, इस प्रकार से कही है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा? प्रश्न आएगा कि सूकड़ी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तब आपको ऑप्शन के अंदर दो बातें मिलेगी।
या तो आपको ऑप्शन के अंदर सूकड़ी के साथ में जवाई नदी मिलेगी, तब तो आपको लूणी नहीं मिलेगी। अगर लूणी मिलेगी तो आपको जवाई नहीं मिलेगी। तो हम नोट करते हैं ये बात कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो सहायक नदी हमने एक तो मैप में बनाई रखी है, एक तो कौन सी है इसकी सहायक नदी, एक तो खारी है और एक कौन सी है, एक है सूकड़ी। दो इसकी सहायक नदी है। और बांध कौन सा है इस नदी पर, तो बांध है जवाई बांध। जवाई बांध, जवाई बांध एक परियोजना है और जवाई बांध को हम कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है इसे। और एक बात यह भी इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था 1946 से 56 के मध्य। तो लिख देते हैं कि इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। और पश्चिमी राजस्थान का ये क्या है, सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। निर्माण किसने करवाया, निर्माण में इधर लिख देता हूं, निर्माण इसका करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। कब करवाया था, तो निर्माण करवाया था 1946 से लेकर के 1956 के मध्य। 1946 से लेकर के 1956 के मध्य। ये उमेद सिंह थे जिन्होंने मारवाड़ का नाम बदल के जोधपुर रियासत किया था। वो व्यक्ति भी कौन था, महाराजा उमेद सिंह। तो एक ये बात ध्यान रख सकते हैं हम इसमें। और इसमें एक विशेष बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये बात इसमें ध्यान में रखने वाली है कि इस बांध के अंदर जब पानी की कमी होती है तब सही परियोजना के माध्यम से इसमें जलापूर्ति की जाती है। अब सही परियोजना कहाँ है, उसका क्या सिस्टम है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो नदी हम कह सकते हैं लूणी, और ये लूणी की सहायक कौन सी है, जवाई है। ये इधर उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला। इस उदयपुर जिले के अंदर एक नदी बहती है साबरमती। कौन सी नदी है, साबरमती। इस साबरमती की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे मानसी, वाकल, सेई, मधुमती, हतीमती, वेतरक। ये जो नदी है इनमें से एक कौन सी है, सेई नदी है। सेई नदी, इस सेई नदी के जल का उपयोग करके और इसे कौन से बांध में ट्रांसफर किया जाता है, उसके जल को जवाई बांध में ट्रांसफर किया जाता है ताकि उसमें जलापूर्ति बनी रहे। तो हम एक बात और नोट करेंगे इसमें कि इस बांध में जलापूर्ति हेतु सेई परियोजना का विकास किया गया है। जवाई बांध में जलापूर्ति हेतु, जवाई बांध में जलापूर्ति हेतु कौन सी परियोजना का विकास किया गया है, सेई परियोजना का। सेई परियोजना का विकास किया गया है, विकास किया गया है। एक ये बात हम ध्यान में रख सकते हैं जवाई नदी के बारे में। तो ये अपनी जवाई नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक बार थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि सहायक नदियां है कौन कौन सी। तो कौन कौन सी सहायक नदी हो गई, एक तो हम कह सकते हैं कि लीलड़ी है, मीठड़ी है, सूखड़ी है, सागी बोल दो, सगाई बोल दो, खारी बोल दो, या ये कौन सी रहेगी, मीठड़ी बोल दी थी क्या, मीठड़ी। ये सारी की सारी अगर ऐसे नाम आएंगे ना, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, सागी या इसे सगाई बोल देते हैं, सगाई,
खारी, मघाई। मघाई भी एक प्रकार से लूणी की होगी। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी की सारी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दाएं किनारे से एकमात्र मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी। और सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? ठीक है। अब अगली नदी की हम बात करते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने? ठीक है। अब हमें अगली नदी पढ़ते हैं, माही नदी। माही नदी। तो पहले माही नदी का मैप बना लेते हैं। ये कर देंगे साहब इधर वाला? ये बना रहे हो अभी? ठीक। अगली हेडिंग लगाइए, माही नदी। माही नदी। माही नदी के उद्गम की बात करें तो मेहंद झील से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी झील है? मेहंद झील। जिला, जिला धार। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। मेहंद झील धार मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खांडू गांव से। खांडू गांव, राजस्थान में प्रवेश। खांडू गांव में बांसवाड़ा से राजस्थान में क्या करती है नदी? प्रवेश करती है। फिर हम बात करें तो इस नदी पर सबसे पहले जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। तो एक बांध बना देते हैं हम यहां पर। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। हाँ, अलग अगले पेज पे बनाना है। इस पेज पे आ जाएगा। जैसे आधे से ज्यादा अगर पेज खाली है तो उस पे आ जाएगा सागर परियोजना। इसमें एक नदी आती है इधर से, इस नदी का नाम है ईरू। कौन सी नदी है? ईरू नदी आती है। और माही बजाज सागर बांध के पास में इस नदी के अंदर ये मिल जाती है, ईरू नदी। कागजी पिकअप बांध के अपने माही बजाज सागर बांध के बाद इसमें जो अगला बांध आता है, इस बांध का नाम है कागजी पिकअप बांध या कागदी पिकअप बांध बोल देते हैं इसे, बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध दूसरा बांध है इस पर, कागदी पिकअप बांध। दोनों के दोनों बांध बांसवाड़ा जिले के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें नदी आकर के मिलती है सोम। कौन सी नदी आकर के? हाँ जी, ईरू नदी है। ईरू क्या है? ईरू नदी है। इधर से एक नदी आती है जो यहां पर आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है सोम। कौन सी नदी है? सोम। और इस सोम के अंदर एक नदी आकर के मिलती है इधर से। इस नदी का नाम क्या है? जखम। इस प्रकार से ये नदियां आकर के मिलती है।
ध्यान रखना, जाखम नदी डायरेक्ट माही नदी में आकर के नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी में मिलती है? सोम नदी में मिलती है। और सोम नदी किस में मिलती है? सही बात तो यह कि त्रिवेणी संगम बनता ही नहीं। क्वेश्चन भले ही आता है, कोई जाके बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर दिखा दे कि सर ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन रहा है ना? गूगल मैप खोल के देखो त्रिवेणी संगम बन रहा है कि नहीं बन रहा। नदी मिल कहाँ रही है? कम से कम 5, 7, 10 किलोमीटर पीछे मिल रही है वो नदी उसके अंदर। ठीक है, त्रिवेणी संगम जो बनता है ना, वो पता है कैसे मिलता है? वो ऐसे बनता है। सोम नदी 2 शाखाओं में बटकर कौन सी नदी में मिलती है? माही नदी में मिलती है। यहां पर है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, ये जो यहाँ पे एक प्रकार से जो त्रिवेणी संगम बना है, ये सोम नदी की 2 शाखाएं हैं और एक कौन सी नदी है? माही नदी है। इनसे बना है। पढ़ने को तो मैं भी यही करके आता हूँ कि त्रिवेणी संगम बनाती है। 2 नंबर चाहिए होते हैं तो करना होता है, लेकिन वास्तव में त्रिवेणी नाम का कोई संगम, त्रिवेणी संगम है ही नहीं यहाँ पे। ऑथेंटिक रूप से देखें तो कोई त्रिवेणी संगम नहीं। मेरे पास तो मोबाइल नहीं, मैं दिखा देता अभी आपको त्रिवेणी संगम है या नहीं। दिखा देते हैं अभी आपको, विश्वास करवा देते हैं आपको। कौन सा? हाँ, ये बांसवाड़ा के अंदर दोनों बांध। ये अब इस मोबाइल में तो क्या दिखेगा वैसे? ये जो नदी है ये है माही नदी, और ये जो नदी दिखाई दे रही है ये नदी है सोम नदी। ठीक है, ये सोम नदी जा रही है। और ये देखो, इस सोम नदी के अंदर यहाँ पे आकर के मिलती है जाखम नदी। जाखम नदी तो मिली है यहाँ पे। और जो त्रिवेणी संगम बताया जा रहा है, वो त्रिवेणी संगम बताया जा रहा है तुम्हें यहाँ पे। कम से कम 5-10 किलोमीटर का इसमें अंतर है। और ये देखो, ये सोम नदी है। इस सोम नदी की 2 शाखा है, एक इधर दिखा रखी है, एक इधर दिखा रखी है। यहाँ से इतनी दूर में ही थोड़ी कोई नदियां बनती है। तो ये है बेणेश्वर धाम, ये बीच में है जो टापू है, ये बेणेश्वर धाम है। हाँ जी, मंदिर है यहाँ पे, बेणेश्वर धाम मंदिर है। तो ये वास्तव में जो हमने बनाया है ना, ये वास्तविक स्थिति तो इसकी क्या है? ये स्थिति है। ये सोम नदी है, ये जाखम नदी है, ये माही नदी है, और ये बेणेश्वर धाम है जो बीच में एक टापू है। अब हम बात करें इसमें आगे और नदियों की, तो आगे हमें जो इसमें नदी ध्यान रखनी है, इस नदी का नाम है मोरेन नदी। कौन सी नदी है? क्या चीज? चारों साइड से घिरा हुआ है, इधर भी इसके पानी है, इधर भी पानी है, और इधर भी नदी है। तो कोई बांध बना दिया होगा, कोई पेड़ी पुड़ी लगाई होगी जाने के लिए। और कौन सा जाखम नदी में हर साल, इसमें सोम नदी में हर वर्ष हर टाइम पानी रहता है? सूख जाती है बरसात के बाद में। बरसात के बाद में धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है इसमें? बंद हो जाता है। तो ये है मोरेन नदी। मोरेन नदी। मोरेन के बाद में हमें जो बात ध्यान में रखनी है,
वो हमें इस ओर से ध्यान रखनी है। एक छोटी नदी आकर के इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप नदी। और आगे जाकर के इसमें एक नदी इस साइड से आती है, इस नदी का नाम है अनास नदी। अनास नदी। और यहां पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध। और ये कडाना बांध पड़ता है गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। और उदयपुर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है भादर नदी। भादर नदी। ये भादर नदी आती है उदयपुर से, लेकिन ये गुजरात के अंदर जाकर के मिलती है, गुजरात में जाकर के मिलती है माही नदी के अंदर। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली। तो एक तो आप ये बना लीजिए, और ज्यादा करो तो आप एक ये बना सकते हो कि अनास की एक सहायक नदी है, इसका नाम है हरण नदी। कौन सी नदी है? हरण नदी, जो अनास की सहायक नदी है। और एक बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि इसी नदी के किनारे यहां पर एक स्थल स्थित है, इस स्थल का नाम है गलियाकोट। कौन सा कोट? गलियाकोट है। गलियाकोट किस लिए प्रसिद्ध है? गलियाकोट के अंदर किसकी दरगाह है? बताओ, पढ़ाया था ना आपको, किसकी दरगाह है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। याद नहीं है? रमकड़ा उद्योग। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के गुरु कौन माने जाते हैं? फकरुद्दीन अली की दरगाह। किसकी दरगाह है? फकरुद्दीन अली की दरगाह है। तो पहले तो ये मैप बना लो आप। इतनी बातें इस मैप में हमें पता होनी चाहिए। कुछ इसकी सहायक नदी है, कुछ इसकी सहायक नदी है, वो एक अलग मैप बनाएंगे जब इसकी सहायक नदियों का, उसमें दिखाएंगे। दो परियोजना आप जरूर लिख सकते हो इसमें, दो तीन परियोजना है। जैसे एक तो है सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना, एक है सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना। दो तो आप दो चार परियोजना तो दिखाई देते हैं आपको इसमें, पड़ी है जगह। सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। एक है इस पर सोम कमला अंबा परियोजना। ये डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ती है, ये उदयपुर जिले में पड़ती है। जाखम नदी की अगर बात करें तो जाखम नदी पर दो बांध है। एक तो है जाखम बांध। जाखम बांध की विशेषता क्या है? कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। और जाखम नदी की अपने बात करें तो जाखम नदी पर एक और बांध है, उसका नाम है नागरिया पिक अप बांध। नागरिया पिक अप बांध। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी जाखम नदी पर है। नागरिया पिक अप बांध। ऐसे अनास नदी पर भी एक परियोजना है, इस परियोजना का नाम है अनास परियोजना। अनास परियोजना। ये मैप आप बना लीजिए।
ये ध्यान रखना है। एक बात ये थोड़ी ध्यान रख लेना कि ये इधर वाला जो किनारा है ना, इधर वाला भाग है, ये है बायां किनारा। कौन सा किनारा है? बायां किनारा। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी है, दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो ये ऊपर वाला जो सारी नदियां है वो कौन से किनारे से मिलती है? दाएं किनारे से मिलती है। तो दायां किनारा, दायां किनारा। नागरिया पिकअप बांध प्रतापगढ़ के अंदर होना चाहिए। प्रतापगढ़ के अंदर ही बहती है प्रमुख रूप से ये नदी। बाकी इन बांधों को हम अलग से पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रमुख बांध परियोजना उसमें हमें देख लेंगे। बना लिया होगा सर पूरा? करें आगे? कर दें साहब क्या इसको? लिखो फिर आगे लिखो। माही नदी के उपनाम, माही नदी के उपनाम, उपनाम लिखो। उपनाम में आप लिखिए एक तो इसे बोलते हैं वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। एक इसे बोलते हैं कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा। एक दक्षिण की गंगा भी इसे बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ये इसके उपनाम हो गए। उद्गम कहां से हो रहा है? मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। बना लिया होगा इधर से या नहीं बनाया अभी? एक बात लिख दो इसमें कि उद्गम तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें विलुप्त स्थल लिखने की आवश्यकता है। राजस्थान में प्रवेश, खांदू गांव, बांसवाड़ा, खांदू गांव में बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कुल लंबाई कितनी है? तो 576 किलोमीटर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर
राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। 495 किलोमीटर तो किसकी लंबाई है? 495 किसकी है? 495 है लूणी नदी की। और राजस्थान में लूणी नदी की कितनी है? 330 है। और इसकी कुल है 576 और राजस्थान में 171 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है ये नदी? राज्य पूछे मैंने। हाँ, बहाव के राज्य, बहाव के राज्य। तो एक तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ये है बहाव के राज्य। और बहाव के जिले कौन से हैं? बहाव के जिले कितने जिले हैं बहाव के? 3 जिले हैं, एक बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़ और एक डूंगरपुर। बहाव के जिले, तो सबसे पहले आएगा बांसवाड़ा, फिर आएगा प्रतापगढ़, और फिर कौन सा जिला है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये इसमें बहाव के जिले हैं। तो अब तक कितनी नदियां पढ़ ली? गग्गर पढ़ ली, काकने या मसूरदी पढ़ ली, कांतली नदी पढ़ ली, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, ये पढ़ ली हमने। बाणगंगा नदी पढ़ ली, साबी नदी हमने पढ़ ली है अभी तक, रूपारेल नदी हमने पढ़ ली है, कुकुंद नदी हमने पढ़ ली है, रोहिल नदी भी हमने पढ़ ली है। पढ़ ली क्या रोहिल? लूणी नदी भी पढ़ ली, लूणी, लूणी की सहायक लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सगाई, बांडी भी है एक छोटी सी नदी, बांडी। ये भी हमने सारी नदियां पढ़ ली है। और आज इसके बाद में हमने कौन सी शुरू कर दी? माही। माही के अंदर हमने पढ़ ली चाप, ईरू, अनास, जाखम, सोम, मोरेन, भादर। और एक कौन सी हमने पढ़ ली? एक हमने पढ़ ली हरड़। ये इतनी नदियां हमें अब तक पढ़ चुके हैं। और 4-5 नाम मैंने आपको जो छोटे नाले हैं वो बताए नहीं है। तो कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 मैंने लिखाए हैं। लगभग 30 से ज्यादा नदियां मैंने आपको बता दी है सबसे पहले। और लगभग हम जो नदियां पढ़ेंगे वो ऐसे मान लो कि हम 80 से ज्यादा नदियां पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, 80 के आसपास तो पढ़नी ही पढ़नी। और ये जो मैंने आज ये जो लिखाई है ना, ये याद होनी चाहिए। एक एक नदी मैंने बताई, ये कौन सी नदी कहाँ पे है, जितना लिखा है उसी में से आनी है क्वेश्चन।